आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। आज हम आ पहुँचे ओल्ड एज होम, जहाँ पे हम ऐसे व्यक्तियों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश जब आज़ाद हुआ था तो आज पूरा 75 साल हो गए हैं। ऐसे में उनका जीवन श्रेणी कैसा था, वो कैसे संघर्ष किए, कैसे आगे बढ़े और देश को आज़ाद करने में कैसे कदम बढ़ाए। इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं एक दादू जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सारा कुछ देश को आज़ाद करना। आप बताइएगा सर कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद कैसे आप कदम पे कदम मिला के साथ चले, सब कुछ बताइए। बहुत दिनों तक बहुत अच्छे ढंग से चला, सब कुछ अच्छा चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे नैतिक पतन होने लगा। हमको ऐसा लगा क्योंकि हम आज़ादी के सेनानी के सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला। वहाँ घूस लेकर के दिया जाता था। मैंने इसको मंजूर नहीं किया, मैंने नहीं लिया। हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मेरी किताब में लिखा है बशामन सिंह ने भूमिका में कि हमारे साथ जेल में थे, कैसे अंग्रेज़ों से झगड़ गए, बच्चे होते हुए, स्कूल के बच्चे होते हुए भी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने किताब लिखी भी, उसके बाद और भी किताबें मैंने लिखी। और आज़ादी के दिन कांग्रेस तो बहुत दिन रात तक किया। कांग्रेस के दिनों दिन गिरावट आता गया। देश की हालत बड़ी ख़राब हो गई। आज़ादी के बाद हम लोग चिंतित रहने लगे कि आज़ादी लेने के बाद भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। स्वतंत्रता मिली, स्वराज नहीं मिला, स्वराज मिला। गांधी जी जिस स्वराज की कल्पना करते थे वो हम लोग को नहीं मिला। इन दिनों बहुत आशा जगी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत आशा जगी है और सचमुच में हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ा है। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की एक कदर है, एक आदर है, एक उनका दबदबा है। चीन से, जिसके नाम से हम लोग इंडिया के लोग भागते थे, मनमोहन सिंह चुपचाप रह जाते थे, उस चीन का मुकाबला इन्होंने किया है। 370 के चलते कश्मीर की जो हालत थी, हिंदुओं की हालत बहुत रद्दी थी। हिंदू पलायन कर रहे थे, उनके धर्मांतरण हो रहा था, उनको मार दिया जाता था, उनके घर जला दिए जाते थे। कश्मीर ने बहुत झेला। मोदी ने उसको 370 हटा करके और फिर कश्मीर को भारत का अंग बना करके फिर उसको वहाँ भी झंडा फहरा रहे हैं। जहाँ लोग बंदूक चलाते थे, वहाँ पत्थर चलाते थे, वहाँ लोग झंडा फहरा रहे हैं। ये मोदी की बहुत बड़ी जीत है। और मोदी ने गरीबों के लिए, औरों के लिए सबसे बड़ी बात है कि खुद हमारे अपने भारत के लोग ही विरोध करते हैं, राष्ट्र के विरोध में बोलते हैं। राष्ट्रीय एकता की बात जब चलती है तो सभी पार्टियों को, सभी दलों को एक हो जाना चाहिए, जिससे पहले हो जाता था। इंदिरा गांधी बोलती थी जो अटली साथ देते थे। आज कांग्रेस साथ नहीं दे रहा है, बहुत सी पार्टियां साथ नहीं दे रही हैं, जो भ्रष्ट पार्टियां हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। एक परिवारवाद, वंशवाद जो चल रहा था और भारत में, उसका उन्होंने खात्मा लगभग कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। ये बहुत बड़ी बात है। और इधर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ये हो रहे हैं। पहले से बहुत भारत में बहुत कुछ हुआ है। सड़कें बनी हैं, उद्योग खुले हैं, सब तरह की सुविधाएं बनी हैं, लेकिन फिर भी अभी हिंदुस्तान को बहुत कुछ करना है। क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको पानी पीने को नहीं मिलता है, नाले का पानी पीते हैं। हमारे पास उस तरह के संग्रह है फ़ोटो, जिसमें नाले का पानी पी रहे हैं लोग, गड्ढे का पानी ले रहे हैं लोग, तालाब का पानी पी रहे हैं लोग। दूर दूर से मीलों से पानी ढूंढ के बच्चे और महिलाएं माथे पर पानी ला रही हैं। इस स्थिति को अभी भी नज़र में रखना है सरकार को, और विचारणीय है, इनका ये होना चाहिए। आपने एक बात कहा कि देश आज़ाद होने के बावजूद देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था? देश आज़ाद होने के बाद भी देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसके पीछे का क्या कारण था? इसके पीछे का कारण देखिए,
सबसे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। बहुत पॉपुलर लीडर थे। उस समय ऐसा था कि कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत गलत नीतियां अपनाई और उन गलत नीतियों के चलते देश बहुत भुगत रहा है। कश्मीर उनकी दी हुई समस्या है, और भी बहुत समस्याएं हैं। एक देश में 2 प्रधानमंत्री रहे, 2 झंडा रहे, फारूक अब्दुल्ला को ज़्यादा सुविधा मिले, इस तरह की बात हुई। दूसरी बात, उन्होंने वंशवाद चलाया, अपने बाद अपनी बेटी को, फिर नाती को, सबको वंशवाद चला, परिवारवाद चला। इससे अच्छे जो नेता थे कांग्रेस में, वो बड़े संतुष्ट रहने लगे, और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जो बहुत अच्छी पार्टी थी, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया था, वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। तो उसके देखा देखी यूपी में भी चला, अखिलेश्वर ने चलाया जातवाद, मायावती ने चलाया जातवाद। इस तरह के बड़ी नीति जो हुई, नैतिक स्तर पर बड़ा राजनीति गिरने लगा, और देश से ज़्यादा लोग अपनी सत्ता को ख्याल करने लगे। सत्ता में आने के बाद देश को भुलाने लगे। ये बहुत बड़ा कारण हुआ कि नेताओं को इतनी सुविधा मिलने लगी कि उसके लिए अपराधीकरण हो गया, राजनीति का अपराध का राजनीतिकरण हो गया। दबंग लोग और दागी लोग, बदमाश लोग राजनीति में आने लगे। इस तरह से राजनीति बड़ा बिगड़ गया, स्तर गिर गया। आप देश के आज़ादी के पहले से ही है, तो देश के आज़ाद होने के बाद क्या कुछ बदलाव आया है पहले के मुताबिक? आया है, बदलाव तो आया है, इसमें कहने की बात नहीं है। आपने क्या कुछ देखा? हमने हर क्षेत्र में, जैसे पहले देहातों में सड़कें नहीं थी, सड़क हो गई है। स्कूल नहीं थे, स्कूल हो गई है। लेकिन स्कूलों का जो हालत है, हम लोग पढ़े सरकारी स्कूल में, उस समय जो स्कूलों की हालत थी, व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बिगड़ गई है। लेकिन बदलाव तो आया है। उद्योग बढ़े हैं, सड़कें बनी हैं, रेलवे बने हैं, ये बने हैं, बहुत चेंज आया है। और समझिए कि हिंदुस्तान में पहले माने 10-20 थे, ये तो बहुत हो गए हैं। संख्या बढ़ गई है स्कूलों का, एरोड्रम का विस्तार बहुत हुआ है। भौतिक स्तर पर बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन नैतिक स्तर पर देश बहुत गिरा है। आप अपना जब करियर का शुरुआत किए थे, तब तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होगी। आप कैसे उन कठिनाइयों से सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़े? आप अपना जीवन शैली कैसे आगे किए? देखिए, कठिनाइयाँ आती थी, लेकिन ज़माना ऐसा था कि उन कठिनाइयों में भी लोग मदद करने वाले लोग होते थे। कठिनाइयों में भी लोग मदद करने वाले होते थे। जो कठिनाई है उसके प्रति लोग सहानुभूति रखते थे। आज समझिए कि आदमी ये कि गरीब विद्यार्थी है तो उसको कहीं ट्यूशन मिल जाता था। मैंने बहुत ट्यूशन भी किया है। मैंने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं, पेंटिंग किया है कुछ पैसे कमाने के लिए, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने के लिए। कॉलेज में पहले लोग, माँ बाप जानते भी नहीं थे कहाँ कॉलेज है, कोई एडमिशन कराने नहीं जाता था। आज तो परीक्षा होती है तो बाप चीट लेके जाता है बेटा को चोरी करवाने, पैरवी करने। हम लोग के समय में तो कोई जानता नहीं था। आज बड़े बड़े मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सब जेल में जा रहे हैं। पहले हम लोग सोचा नहीं था। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक संतरी भी जेल में नहीं जाता था। ऐसी बेईमानी नहीं थी, ऐसी शैतानी नहीं थी, इतना रिश्वत नहीं था। रोज़ घोटाले हो रहे हैं, रोज़ अच्छे अच्छे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है, एक और तो भौतिक परिवर्तन आया है कि कुछ विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, नहरें बनी हैं सिंचाई का, लेकिन दूसरी ओर शरीर पूरे देश को खोखला कर दिया है इन भ्रष्टाचारियों ने। नैतिक पतन के कारण देश खोखला हो गया है। आज यहाँ छापामारी हो रही है, कल वहाँ छापामारी हो रही है। बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पहले ऐसे लोग नहीं थे। पहले बड़ी ईमानदारी से जीने वाले लोग थे। हमने देखा है भोला शास्त्री को, कर्पूरी ठाकुर को, इनसे हमारी बड़ी घनिष्ठता थी।
हम बड़े बड़े नेताओं के साथ रहे हैं, वाजपेयी के साथ रहे हैं और भी लोगों के साथ देखा है कि उनका जीवन कुछ और था, नैतिक स्तर। एक बात ज़रूर है कि नैतिकता के बिना राजनीति और हमारे भारतीय जीवन में राजनीति कभी जीवन की धुरी नहीं रही है। हमारी धुरी समाज रहा है, समाज की एकता रहा है और सारी बहुत सी प्रॉब्लम जो हैं, समस्याएं हैं, वो हमारे समाज के लोकाचार में, इथोज में हैं, जिसको ये लोग पकड़ नहीं पाए। क्या नाम हुआ आपका? विमला चरण शर्मा। कितना उम्र हो रहा है आपका? 95। 25 अगस्त को 95 पूरा हो जाएगा। तो देखा आपने कि 95 उम्र हो रही है इनकी। और लोगों से जानेंगे और उनके भी विचार जानेंगे और 75 साल कैसे बीता उनका, क्या कुछ अचीव किया उन्होंने और क्या कुछ बदलाव आया उनके जीवन में, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ 75 वर्ष की एक ओल्ड लेडी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि ये क्या क्या की 75 वर्ष में और कैसे अपना जीवन शैली बिताई है। आप क्या क्या अचीव किए 75 साल में, कैसे आप अपना जीवन को आगे बढ़ाए, क्या क्या किए? स्टार्टिंग बता दें। मेरा नाम कनकेड़िया है, मेरा जन्म स्थान नागपुर है और गोंदिया ज़िला में मैं मिडिल स्कूल तक पढ़ाई करी मराठी से। फिर उसके बाद बिलासपुर में CMD कॉलेज से BA ऑनर्स करी। उसके बाद मेरा शादी, उसके बाद हम लोग झारसुगड़ा उड़ीसा आ गए। उड़ीसा से मेरा शादी बंगाल में हुआ, आसनसोल में। उसके बाद जो मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, अपर बाज़ार में कपड़ा के होलसेलर थे हम लोग। और कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा जीन्स और जैकेट का फैक्ट्री था। और मेरा छोटा लड़का एग्जाइट डिज़ाइनर है। धोनी का भी मकान का डिज़ाइनिंग वही लड़का किया है। लेकिन समय के अनुसार सब पलटते गया। समय बहुत बलवान होता है, कब किसको कहाँ पटकेगा पता नहीं। बहुत आसनसोल में 2.5-3 करोड़ का मेरा अपना बिल्डिंग है, मुंशी बाजार आसनसोल में। लेकिन वो देवर देवरानी के अंडर में, तो हम उस पर हिम्मत नहीं हुआ दावा करने का। नहीं है अपर बाजार का दुकान, वहाँ का रामविलास जालान, ये सब हमसे लिखवा के ले लिए। क्यों? उनसे लड़ने का हम लोग का ताकत नहीं था। उसके बाद मेरा लड़का बीच वाला, उसको कैंसर हो गया। उसके बाद हम लोग का कोकर इंडस्ट्रियल एरिया का फैक्ट्री बंद हो गया। और मेरा छोटा लड़का वो है अभी एग्जैक्ट डिज़ाइनर है, लेकिन ये कोरोना ये सब के चलते बिजनेस डामाडोल हो गया। और वैसे मैं सब चीज़ की शौकीन हूँ। आधा इंडिया बाय प्लेन घूमी हूँ, मेरा अपना कार से मैं पूरा हिंदुस्तान घूमी हूँ और बहुत इंजॉय लाइफ की। जब आप हिंदुस्तान घूमी हैं, 75 साल पहले कैसा था हिंदुस्तान और आज 75 वर्ष पूरे हो गए, आज कैसा है हमारा हिंदुस्तान, इसके बारे में बताइए। आज का मेरे ऐसे देखा जाए तो 6 बच्चे थे, अब 5 हैं। सब होलसेलर हैं और ज़िंदगी का उतार चढ़ाव बहुत 75 वर्ष बीत गए हैं, ऐसे में आप क्या क्या देखे 75 साल में? क्या क्या देखे? सोना का खदान, हीरा का खदान, पन्ना, खजुराहो। और ऐसे तो बेटा पुरी में मेरा लड़का होटल बनाया था, पुरी के किनारे में सोनार केला, तो उसमें भी पूरा पुरी घूमे, बहुत जगह घूमे बेटा। ये कोचीन घूमे हैं पूरा, वहाँ 2.5 साल रहे हैं। और ये शायद रांची का कोई होटल नहीं बताएगा जहाँ मैं खाना नहीं। मुश्किलें ज़िंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन अगर आप उस मुश्किल को पार करके आगे बढ़ जाते हैं तो आप एक कामयाब व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसी एक और महिला हमारे साथ है जिनको आप देख के इनका उम्र का पता लगा सकते हैं कि ये 75 साल से भी ज़्यादा होता होगा इनका। अब इन्हीं से जानेंगे कि इनका तजुर्बा कैसा रहा उन 75 साल में, क्या कुछ इन्होंने अचीव किया, क्या कुछ इन्होंने खोया। प्रथाएं कई होते हैं,
प्रथाओं से लड़ के आज इस मुकाम तक पहुंची, आखिर क्या है इनकी आप बीती, इनसे जानते हैं। 75 साल में आपने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया? पाए तो बहुत कुछ, खोए उनके मरने के बाद ही हम। उनको तो खोए, फिर घर द्वार सब चीज़ से हम माने खो गए, बच्चों से भी खो गए, और लास्ट में हमको यहाँ आना पड़ गया। तमाम परेशानियों से आप जूझे। परेशानी, बारे बाप रे बाप, बहुत परेशानी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 75 साल जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं इस बार, पहले का जीवन कैसा था, आज का जीवन कैसा है? बचपन का जीवन तो बहुत ही अच्छा था हम लोग का। कुछ भी बन गया, खा लिए, अपना किताब कॉपी सिलेट लिए, दौड़ मारे स्कूल। और ये 15 का 26 जनवरी तो और हम लोग भोरे भोरे 5 बजे उठ कर प्रभात फेरी देते थे, चाहे ठंडा रहे या जो रहे। और हम लोग वहाँ से आते थे तो कांग्रेस ऑफिस में बड़ा बड़ा जिलेबी हम लोग को 2-2 मिलता था। और वहाँ से फिर स्कूल आते थे, स्कूल में झंडा फहराया गया, जन गण गाना उना होता था, वंदे मातरम, वहाँ भी जिलेबी मिलता था हम लोग को। बस सब जिलेबी लेके घरे आ जाते थे, माँ को भी देते थे, हम भी खाते थे। माँ मेरी थी जिंदा, माँ बहुत बाद में बड़ी, मेरे शादी के बहुत दिन के बाद बड़ी है। पहले क्या करते थे आप, अब क्या कर रहे हैं? पहले जीवन कैसे शुरू हुआ, मतलब शिक्षा की ओर आप कैसे बढ़ी? क्या कैसे बड़ी? शिक्षा की ओर आप कैसे बढ़ी? कैसे जान गए शिक्षक वो? नहीं, हमारी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, पहले कम उम्र में होती ही थी। 13 पुर के 14 चढ़े थे, 9th में थे। कम उम्र में? हाँ, तो 9th में पढ़ते थे तो मेरी शादी हो गई। तो थोड़ा सा एजेड लड़का से हुआ था, माँ को उतना पैसा नहीं था कि दहेज दे सकते हैं। तो स्कूल इंस्पेक्टर थे वेलफेयर विभाग में उस समय, जो बच्चों लोग के स्कूल से ड्रेस बुक मिलता है ना, वेलफेयर डिपार्टमेंट थे इंस्पेक्टर। उसके बाद वो शादी हो गई तो वो पहले ले नहीं गए, उसके बाद कुछ समय के बाद हमको ले गए पूर्णिया, जानते हैं ना, पूर्णिया गवर्नमेंट गर्ल में छात्रावास भी था लड़कियों का, तो उसी में एडमिशन भी करा दिए 10th में। और हम हॉस्टल में ऊपर रहते थे, उसमें 30 रुपये महीना खाने का लगता था, ज़्यादा फीस नहीं। और वहीं नाश्ता खाना सब हम लोग को मिलता था। शाम में पढ़ाई में बैठ जाते थे, उसमें तो लाइट नहीं था, पेट्रोमैक्स जलता था, बड़ा सा पेट्रोमैक्स जलता, उसी में हम लोग सब पढ़ते थे। और बड़ी दीदी टोटनी दास बंगाली थी, वो बहुत अच्छी थी, बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उसके बाद वहाँ से हम 9th के बाद 10th में जब हम गए तो उनका ट्रांसफ़र हो गया दुमका, मेरे हस्बैंड का। तो फिर 1 साल के बाद वहाँ से हमको ले आए, उसमें हायर सेकेंडरी होता था, मैट्रिक नहीं होता था, हायर सेकेंडरी या ये प्री यूनिवर्सिटी 1 साल आई है। तो हम प्री यूनिवर्सिटी नहीं किए। फिर हम जब दुमका आ गए, पूर्णिया आ गए, तो फिर पूर्णिया से हम वहाँ से गवर्नमेंट गर्ल में हम पढ़ते थे बोले। उसके बाद हम दुमका आए, तो दुमका में भी हम गवर्नमेंट गर्ल में ही नाम लिखाए, पढ़े। मतलब काफ़ी परेशानियों से आप चढ़ी बदली और फिर आप आज इस मुकाम पे हैं। बाल बच्चा नहीं हुआ था, पढ़ाई करते रहे। अच्छा, आपने इंदिरा गांधी को भी देखा है? इंदिरा गांधी को भी आपने देखा है? उसके देखिए, हमारा मायके से पार हो रहे थे, हेलीकॉप्टर उस पर नया चला था, एकदम किनारे, गोरी नारी, छोटी सी, बहुत खूबसूरत थी, नाक एकदम खड़ा। और एक पायलट था जो चला रहा, तो मालदा जा रही थी, हमारे राजमहल गंगा जी के ऊपर से मालदा जा रही थी। अब क्यों जा रही थी सो नहीं जानते हैं। अब मेरे दुमका में एक बार आई थी, देखे थे उनको, बहुत भीड़ था मैदान में, तो भी देखे थे हम लोग। और एक बार देखे थे, कहाँ याद नहीं है, गाड़ी से जब जा रही थी तो थोड़ा सा हाथ निकाल के ऐसे की थी, उसमें भी देखे कि वैसा ही सुंदर वो थी, उम्र के हिसाब से भी वो बहुत खूबसूरत। उम्र के हिसाब से तो आप भी बहुत प्यारी है। तो देखा आपने कि दादी हमारे साथ अभी जुड़ी थी। अब हम और लोगों से जानेंगे और उनका भी तजुर्बा जानेंगे कि 75 साल अपनी जीवन शैली कैसे बिताए हैं वो। आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे, तिरंगा का मान कभी मिटने नहीं देंगे। ऐसे ही एक और शख्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनका तजुर्बा जानने की कोशिश करेंगे 75 वर्ष में इन्होंने क्या अचीव किया। सर, 75 वर्ष में आपने क्या अचीव किया ये हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम झंडा का रंग के बारे में जानना चाहिए कि इन तीनों चारों रंग का क्या महत्व है।
ये केसरिया रंग जो है ये हमारी सच्चाई का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है और बलिदान का ही प्रतीक है। बलिदान का प्रतीक तो है ही, साथ ही साथ एक चीज़ और है इसके अंदर कि केसरिया जो हमारे भारत में है इसलिए प्रतीक है कि प्राय सत्य के रास्ते में सभी चलना चाहते हैं, उसके लिए रंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सफ़ेद रंग जो है ये मतलब कि एक तरह का विश्वास है जो एक दूसरे के ऊपर आदान प्रदान किया जा सकता है। हरा रंग जो हमारी धरती के जितने भी जीव जंतु, जितने भी वृक्ष गाछ हैं वो सभी हरे हैं और भगवान का ये देन है कि हरा रंग जो है हर इंसान के अंदर, शरीर के अंदर भी हरा रंग हो। इससे महत्व बढ़ता है क्योंकि केसरिया हमारे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इसकी महानता बहुत बढ़ गई है। आज हर लोग चाहते हैं कि भारत में एक झंडा हो, वो झंडा केसरिया के रूप में हो और इसी के लिए लोग कितने कुर्बान किए हैं, कितने बलिदान हुए हैं इस झंडे की रक्षा के लिए। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हर इंसान इस झंडे की इज्जत करे, कदर करे और भविष्य के लिए मन में गांठ लें कि तिरंगा झंडा जो है वो हमारे भारत में हमेशा ऊंचा रहे, इतना ऊंचा रहे कि आसमान तक भी ये पहुंच सके। आपने सच्चाई और बलिदान की बात कही और इस झंडे का केसरिया रंग का महत्व बताया कि ये सच्चाई का प्रतीक है। लेकिन 75 साल की अगर बात करेंगे तो पहले तो सच्चाई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया क्या अब लोगों में वो उम्मीद, वो सच्चाई दिखती है? आप अपने नज़रिए से बताइए। देखिए, दुनिया को, ज़माने को देखने के बाद मैं इसके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं अपने आप में एक सच्चाई लेके चल रहा हूँ और यही हमारे देश का प्रतीक है। मैं चाहता हूँ हर इंसान भारत के इसी रूप में चले जिस रूप में झंडा सबके सामने आ रहा है। इसकी सच्चाई यही है, इसकी गहराई में भी यही बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ। 75 साल में आपने किन उन बिंदुओं को देखा जो आज के मुताबिक पहले सही था और आज बदलते हुए वक्त में, बदलते हालात को देखते हुए आपको लगता है कि काफ़ी चेंजेस हुआ है? आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत परेशानी से मिली है, कितनी कुर्बानी लोगों ने दिया है तो आज़ाद हुए हैं। आज़ादी के बाद लोग ये भूल गए थे कि सच्चाई क्या चीज़ होती है, क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ी हुई थी और जब आज़ादी मिली तो हर इंसान चाहने लगे कि मैं ऊंचा बन जाऊं। ऊंचा मतलब पैसे के मामले में हर स्तर में मैं आगे बढ़ना चाहूं। लेकिन उसके झंडे का जहाँ सवाल है, ये हमारे देश का उससे भी ऊंचा झंडा है जो आज इंसान सोचते हैं उससे बड़ा। इसकी महानता बहुत है और इसकी महानता के अंदर मैं हमेशा सर झुकाता हूँ क्योंकि हमारे देश का झंडा है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल है यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।